अभियों ने। कर दो बड़ा। नहीं नहीं कोने पे, हाँ चलने दो कमेंट। अच्छा अभी लाइव हूँ मैं। ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो तो सारे? तो चाणक्य के लाइव पेज पे आप सबका स्वागत है। तो जल्दी से पहुंच जाएं और कमेंट सेक्शन में पहुंच के अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करवाएं। तो बेटा आज की जो क्लास है फिर हमने शुरू कर दी है, और 2-3 दिन के बाद फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं। तो जैसा कि बात करते हैं आज की क्लास में आपको पढ़ना क्या है। तो बेटा बात करें, जो हमारी लास्ट क्लास थी वो क्लास हम इंडियन पॉलिटी की पढ़ रहे थे, और मैं आपको कह के भी गया था कि बेटा इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक मैंने आपके क्लास में शुरू किया है उस टॉपिक को कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि उसके 2 पार्ट बनते हैं। उसका एक पार्ट तो मैं आपको उस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बचा हुआ जो एक पार्ट है वो आज की क्लास में हम पढ़ लेंगे इसको। तो शुरू करें आज की क्लास को। तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, और मुझे ये ज़रूर बताएं कि मेरी जो आवाज़ है वो आपको ठीक तरीके से सुन पा रही है क्या। तो बात करें बेटा, जो मेरी आवाज़ है वो आप ठीक से सुन पा रहे हो, यानी जो ऑडियो क्वालिटी और वीडियो जो क्वालिटी है बेटा वो ठीक से है। तो बात करें बेटा आज की क्लास की, तो आज की जो क्लास है इसमें हम जो करने वाले हैं वो हमारे इसी टॉपिक को आगे करेंगे। जैसे कि आज की जो क्लास है इसमें हम संविधान सभा को पढ़ रहे हैं, और इसी संविधान सभा को आज की क्लास में कंटिन्यू भी कर देंगे। तो खैर मैं आज की क्लास की हेडिंग बना देता हूँ एक बार। तो आज की जो क्लास है इसमें हम शुरू कर देते हैं संविधान सभा करके। तो देखें मैं यहाँ फिर से हेडिंग बनाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो बेटा आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा संविधान सभा। बात करें मेरी एक पीछे की क्लास और है, तो आप लोगों को बता दूं बेटा, आज से 2-4 दिन पहले मैंने इसी चाणक्य के पेज पे एक और क्लास डाली थी। उसमें मैंने संविधान सभा पढ़ा दी थी, यानी हाफ उस क्लास में पढ़ा दिया और हाफ आज की क्लास में पढ़ा दूंगा। यानी पार्ट जो 1 था इसका वहां पढ़ा दिया, और पार्ट 2 इसका आज की क्लास में पढ़ा देंगे आप लोगों को। तो ये संविधान सभा का दूसरा पार्ट होगा आपका। अगर जिक्र कर लें इस संविधान सभा के दूसरे पार्ट की, तो बेटा इस दूसरे पार्ट में आपको एग्जाम के लिए जो पढ़ना है, यानी इसके दूसरे पार्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम के लिए पढ़ेंगे कि इस संविधान सभा का संविधान बनाने में क्या क्या योगदान रहा। और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो एक बार एक काम करेंगे, अभी तक जो मैंने पीछे पढ़ाया है उसको रिकैप कर लेते हैं एक बार। रिकैप का मतलब ये है जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं और जान लेते हैं आपने अभी तक क्या पढ़ा है और आपकी क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो। गुड आफ्टरनून बेटा तनु, कैसे हैं आप? पंकज, हाँ बेटा आप भी कैसे हो? अंजलि, हाँ बेटा अंजलि आप भी बताएं। गुड आफ्टरनून आप तीनों को। तो तो बेटा मैं अभी यही बता रहा था इन बच्चों को, और आप लोगों को ही बता दूं स्पेसिफिक, क्या आज की क्लास में पीछे मैं एक संविधान सभा करके टॉपिक पढ़ा के गया हूँ बेटा। हाफ टॉपिक मैं पीछे की क्लास में पढ़ा चुका हूँ और हाफ टॉपिक बचा हुआ आज कंप्लीट कर लेंगे। तो नहीं हो रही बेटा, होगी क्लास। देखो मैं वीक में 2 क्लास आपके सामने लूंगा पक्का बेटा अंजलि, टेंशन ना लें। होगी ये क्लास भी, आगे कंटिन्यू करेंगे, टेंशन ना लें। तो देखें तो बेटा संविधान सभा जो है वो मैंने आपका पिछली क्लास में कंटिन्यू किया। अब पिछली क्लास में जो मैं आपको वहां पे पढ़ा के गया हूँ उसी को आज बताता हूँ आपको, क्या फाइनली आपको वहां पे क्या पढ़ना है और कहाँ तक आप इसको पढ़ चुके हो। तो सुने गौर से, मैं आपको हर बार एक बात कहता हूँ, क्या संविधान सभा ऐसे करके हमें कुछ भी नहीं रटना है। संविधान सभा बेटा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसका मतलब ये होता है संविधान बनाने वाली सभा। जिन्होंने आपका संविधान बना के तैयार किया उस सभा का नाम है बेटा संविधान सभा। अभी संविधान सभा कैसे बनी, इसकी एक प्रकार से बेटा स्टैटिक डेटा में आपको पढ़ाया कि इसमें टोटल कितनी सीट थी, मुस्लिमों की कितनी सीट थी, और इसके अंदर बेटा कांग्रेस की कितनी सीट थी, या कैसे कैसे अलग अलग राजा यहाँ पे आए और फाइनली ये पूरी की पूरी संविधान बनी।
निशा ओला दिल्ली पुलिस के बैच की तरफ से गुड आफ्टरनून बेटा। और दिल्ली पुलिस का बैच तो वैसे भी ज़बरदस्त बैच है आपका, तो गुड आफ्टरनून। तो बात करें बेटा, मैंने पिछली क्लास में यही पढ़ाया कि फाइनली इसमें टोटल कितनी सीटें थी। जैसे ही संविधान सभा ने संविधान बनाना शुरू कर दिया था, तो इनकी पहली बैठक हुई, फिर दूसरी बैठक हुई, फिर तीसरी बैठक हुई। तीनों बैठक में क्या काम हुआ था वो टोटली चीज पढ़ी। तो तीसरी बैठक हम लास्ट इस क्लास में पढ़ के गए थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। और बेटा 13 दिसंबर 1946 की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उसी को हमने प्रस्तावना का नाम दिया। और आपने ढेर सारे क्वेश्चन का मुझे आंसर भी किया था उन प्रस्तावना का। सेम आंसर करते हुए हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सुनीता बेटा गुड आफ्टरनून आपको भी। देखें तो बात करें, इसको आगे करें तो आगे की क्लास में संविधान सभा में हम इसकी 3 बैठक पढ़ चुके हैं। आज से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट बैठक का जिक्र कर लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं अगली बैठक, तो बेटा लास्ट ही होगी जो पढ़नी है। लेकिन इसमें क्या हुआ, तो आप मेरे पास ये पढ़ के गए थे, आप लोगों ने मुझे आंसर किया था कि सर संविधान सभा में टोटल 389 लोग बैठे हुए थे। अब 389 लोगों का काम था संविधान बनाना। तो बेटा इस संविधान सभा में, अमीशा बेटा गुड आफ्टरनून आपको भी। तो इस संविधान सभा के अंदर अलग अलग ग्रुप बना दिए, अलग अलग कमीशन, अलग अलग कमेटी बना दी और उनको अलग अलग काम दे दिया। तो बेटा इस संविधान सभा में जितनी कमेटी बनी थी, उन सारी कमेटियों के हेड कौन थे वो आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इस संविधान सभा में कुछ स्टैटिक वन लीनियर क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें कौन सी कमेटी थी और बेटा वो जो कमेटियां थी उनके हेड कौन कौन थे। आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। तो देख सकते हो बेटा आप इसको भी। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले संघ समिति। तो बेटा हम इसमें पढ़ते हैं संघ समिति। संघ समिति का जिक्र कर लें तो बेटा इसको कहते हैं का सेंटर कमेटी। और आपसे पूछा जाता है संघ समिति का हेड कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति का हेड था। तो ये संघ समिति का हेड था। इसके बाद बात कर लें बेटा दूसरी समिति, इसका नाम था प्रांतीय समिति। इसका नाम था प्रोविंसेस कमेटी या प्रोविंशियली कमेटी। और बेटा प्रांत जो दिए गए थे उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल को हेड बनाया। तो हम पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम इसमें पढ़ते हैं बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम इसमें ये पढ़ते हैं, हाँ शाबाश बेटा सही बताया आपने, संघ समिति। अब बात करें प्रांतीय समिति, इसकी जो हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बेटा ये समिति क्या थी, तो संविधान सभा में इनका काम था। संघ समिति का काम था संघ के कानून डिसाइड करना, प्रांतीय समिति का काम था सारे प्रांतों को एकीकृत करना। बेटा प्रांतीय समिति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं निशा बेटा, प्रांतीय समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसने भारत के सारे प्रांतों का एकीकरण किया और प्रांतों के कानून उनकी पावर डिसाइड की। तो आपको पता होना चाहिए प्रांतीय समिति का हेड कौन था। इसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए संचालन समिति का हेड कौन था। आपको पता होना चाहिए बेटा कंडक्ट कमेटी, संचालन समिति। और संचालन समिति का जिक्र कर लें तो संचालन जो समिति था इसका हेड था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम इसमें पढ़ते हैं बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम पढ़ते हैं इसमें संचालन समिति के जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप सोचोगे सर ये संचालन समिति क्या थी, बेटा इस संचालन समिति का नाम है कंडक्ट कमेटी। कंडक्ट का मतलब इस सारे के सारे काम को कंडक्ट करना, सुचारू रूप से चालू रखना। तो इस समिति का हेड बनाया गया था बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद इसको आगे कर लें तो हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं, इसमें एक समिति और बनी थी बेटा, उसका नाम था राष्ट्र ध्वज समिति। तो आपको याद रखना है इसमें एक समिति और बनी, उस समिति का नाम था राष्ट्र ध्वज समिति। तो हम पढ़ते हैं राष्ट्र ध्वज कमेटी, राष्ट्र ध्वज समिति। और बेटा ये भी आपसे पूछा गया है राष्ट्र ध्वज समिति के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इसमें भी याद रखना है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये राष्ट्र ध्वज समिति के भी हेड रहे थे। ये चीज क्लियर हो गई हमारी, बिल्कुल सही कहा बेटा पंकज आपने। इसके बाद बात करें तो हम पढ़ते हैं इससे अगली कमेटी। इससे अगली कमेटी का नाम हम लगते हैं बेटा मौलिक अधिकारों की उप समिति। तो आपको याद रखना है एक मौलिक अधिकारों के ऊपर उप समिति बनी थी। तो मौलिक अधिकारों की उप समिति यानी बेटा मौलिक अधिकार डिसाइड करने के लिए सब कमेटी बनाई। तो मौलिक अधिकारों के ऊपर उप समिति जो थी उसके हेड, तो बात करें बेटा इसके जो हेड थे वो बनाए गए थे, हम पढ़ते मौलिक अधिकारों की उप समिति पे जे बी कृपलानी
तो हम पढ़ते हैं बेटा मौलिक अधिकारों की उप समिति के जो हेड थे वो बनाए जेबी कृपलानी। बिल्कुल सही। इसके बाद बात करें तो हम पढ़ते हैं बेटा माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। तो हम पढ़ते हैं बेटा माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी का जिक्र कर लें तो इसका मतलब होता है अल्पसंख्यक। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। तो बेटा एक अल्पसंख्यकों की उप समिति बनाई थी, और इसका जिक्र करें तो इसका जो मुखिया था वो एच.सी. मुखर्जी को बनाया था। तो आपको पता हो अल्पसंख्यक, इसका मतलब ये है बेटा जो राष्ट्र ध्वज समिति है राष्ट्र ध्वज को डिसाइड करेगी। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, मौलिक अधिकार डिसाइड करने के लिए उनको हेड बनाया। अल्पसंख्यक होता बेटा माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी को इस देश में रहने के बावजूद कौन से कानून देने हैं, तो इस काम को करने के लिए एच.सी. मुखर्जी को ठेका दिया गया। तो ये चीज हम पढ़ते हैं इसमें, यानी अल्पसंख्यक समिति की। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट। देखो इन सारी समितियों में इनके हेड याद रखने हैं, लेकिन अब जो समिति आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा उसके नाम के साथ उसका हेड के साथ वो डीप में पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है प्रारूप समिति, और वो प्रारूप समिति आपको याद रखनी है। अब उसी को पढ़ेंगे, तो जल्दी से इस बोर्ड पे जो लिखा है इसका ओवरव्यू ले लीजिए, और हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से इसको पढ़ना। तो देखें मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। प्रियंका बेटा गुड आफ्टरनून। देखें तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, और बेटा नेक्स्ट स्लाइड से हम इसमें पढ़ते हैं एक और कमेटी जो सबसे ज़्यादा आप लोगों से पूछी जाती है। और जिक्र कर ले बेटा इस कमेटी का, तो इस कमेटी को भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों से पूछी जाती है बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। तो आपको याद रखना है, आपको बेटा एक समिति का नाम याद रखना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो हेड थे वो अभी अभी गुड़िया ने आंसर किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बात करें बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो हम पढ़ते हैं इनका जो नाम था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं बेटा प्रारूप समिति के जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ बेटा सुनीता सही बताया आपने, एसएससी एस्पिरेंट सनी सरकार। राम राम जी भाई सैनी सरकार। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने भी निशा, 7th कैंडिडेट हैंड। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा लिखा बेटा। क्या यहाँ पे मैंने बताया आपको प्रारूप समिति का हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। बेटा प्रारूप समिति क्या होती है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है, गौर से समझना। हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा है। तो बेटा ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम क्या है, आपने काफी बार काफी लोगों के मुंह से सुना होगा, काफी जगह क्वेश्चन सुना है, संविधान का जनक, संविधान का फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो इनको किस बिहाफ पे कहा गया है वो देखें। बेटा ये प्रारूप समिति के हेड थे। अब प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप का मतलब होता है डिजाइन, ड्राफ्ट, आपके संविधान का फाइनल डिजाइन, फाइनल ड्राफ्ट जो बना के तैयार किया था वो इनकी समिति ने किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो फाइनली बात करें बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इस प्रारूप समिति को आपसे डीप से डीप पूछा जाता है, और हम पढ़ेंगे भी आज की क्लास में इसको डीप से, तो देख सकते हो आप। तो आपको याद रखना है इस प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे, तो आपको याद रखना है इस प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे। इसके जो टोटल मेंबर थे वो थे बेटा 7। तो आपसे पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे, तो ये जो टोटल मेंबर थे वो थे बेटा 7, और इन 7 में से एक मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इनके हेड थे। अब आपको इन 7 के 7 मेंबर का नाम याद रखना है। तो पहले मेंबर का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बेटा आपको दूसरे मेंबर का नाम भी याद रखना है, तो दूसरे मेंबर का नाम मैं यहाँ लिखता हूँ अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो मैं लिखता हूं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो हम पढ़ते हैं बेटा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो हम पढ़ते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं बेटा एन गोपाला स्वामी आयंगर, एन गोपाला स्वामी आयंगर। तो हम पढ़ते हैं बेटा एन गोपाला स्वामी आयंगर। नंबर 4 पे हम पढ़ते हैं इसमें सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो बेटा हम इसमें पढ़ते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो हम पढ़ते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 5 पे हम इसमें पढ़ते हैं के.एम. मुंशी। तो बेटा हम इसमें पढ़ते हैं के.एम. मुंशी। नंबर 6 पे हम पढ़ते हैं बेटा डी.पी. खैतान।
नंबर 6 पे हम नाम लिखते हैं डीपी खैतान, और नंबर 7 पे हम नाम लिखते हैं बेटा बीएल मित्र। तो हम लिखते हैं बेटा बीएल मित्र। तो मेरी बात को गौर से सुनना और समझना। शाबाश बेटा पंकज, सही लिखा है आपने, सही लिखा है। गोपाला स्वामी सही लिख रहे हो बेटा, अच्छी बात है, आप सही पढ़ रहे हो। और हाँ के एम मुंशी बेटा एन गोपाला स्वामी आयंगर सारे लिख दिए, शाबाश। देखो अब मेरी बात को सुनना बेटा, ये प्रारूप समिति ने इस संविधान का डिजाइन बना के तैयार किया। हाँ, और बेटा ये जो संविधान का डिजाइन बना के तैयार किया, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, और इन 7 के जो हेड थे वो आपने सही बताया सब बच्चों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन 7 के बाकी जो 6 थे, हाँ सही लिखा आपने, क्या बेटा बाकी ये 6 थे और टोटल ये 7 हो गए। तो पहली बात तो आपको ये बता दूं, आपका एग्जाम का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो एग्जाम आपको 4 ऑप्शन देगा, चारों में से 3 नाम तो आपको सही दे देगा, एक नाम आपको गलत देगा। तो आपको ये सारे नाम याद हैं तो आप वहां पे ठीक गलत कर सकते हो। तो आपने सही लिखा है, मेरे को अच्छा लगा, आपको ये सारे के सारे नाम याद भी हैं, आपने कमेंट सेक्शन में ही बताए हैं। तो बात करें यहाँ पे 2 बातें और याद रख लेना बेटा। डीपी खैतान ने, ये कहा जाता है इनमें से एक की डेथ हो गई और एक ने इस्तीफा दे दिया, तो इनके स्थान पर नए कैंडिडेट आए थे, उन नए कैंडिडेट का नाम भी आपको याद रखना है। डीपी खैतान की जगह बेटा टीटी कृष्णामाचारी आया था, इसके स्थान पे टीटी कृष्णामाचारी करके कोई नया कैंडिडेट आया। और बीएल मित्तर की जगह देखें तो बेटा एन माधव राव, इसके स्थान पे एन माधव राव नाम के एक नए व्यक्ति आए थे। तो हम पढ़ते हैं इन दोनों ने इनका स्थान लिया, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये थी आपकी प्रारूप समिति। तो हम जिक्र कर लेते हैं बेटा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी से आने वाले आपके क्वेश्चन हो गए। अब फाइनली हमें कुछ वन लीनियर क्वेश्चन पढ़ने हैं इस संविधान को बनने से लेके। तो हम पढ़ते हैं बेटा फाइनली, देखो मैं आप लोगों से पूछता हूं कुछ एक क्वेश्चन, आप इनके आंसर देख सकते हो या आप इनके आंसर कर सकते हो, तो समझना मेरी बातों को। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, आपका जो संविधान था वो कब बन के तैयार हुआ। तो आप सबको पता है, मैं क्लासों में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता हूं, आपका जो संविधान था वो कब बन के तैयार हुआ था। तो हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ, फिर आपको बताना बेटा आपका संविधान बनाने में कितना समय लगा था, ये भी आपको बताना है। फिर आपको बताना बेटा संविधान को इम्प्लीमेंट, संविधान को लागू कब किया गया। तो हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ, हमारा संविधान का बनाने में टाइम कितना लगा, और फाइनली हमारा संविधान लागू कब हुआ। तो हमेशा बेटा सही लिखा है, हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल सही है। और बात करें संविधान को बनाने में टाइम कितना लगा था, तो इसको बनाने में 2 साल। तो हम पढ़ते हैं बेटा इसको बनाने में 2 साल 11 माह है। तो हम पढ़ते हैं इसको बनाने में 2 साल 11 मंथ, और बेटा हम पढ़ते हैं 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो बेटा इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। बात करें इसको लागू कब किया, तो हम पढ़ते हैं बेटा 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो इस देश के ऊपर बेटा लागू कर दिया। तो आपको याद रखना है हमारा संविधान लागू कब हुआ फाइनली। तो बेटा ये हमारा संविधान लागू हुआ, बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने। तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, 2 साल 11 माह 18 दिन बनाने में समय लगा, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को आपने संविधान को लागू भी कर दिया, फाइनली लागू हो गया। लेकिन एक छोटी सी बात और याद रखनी बेटा आपको, संविधान बनाने में कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया गया था। तो एक्सपेंडिचर जो था वो बेटा 63,92,729 रुपए खर्चे गए थे। तो बात करें बेटा संविधान बनाने में 63,92,729 रुपए खर्चे। ज्यादातर किताबों में आपने इसको 64 लाख करके पढ़ भी लिया होगा, तो बेटा ये बिल्कुल सही है, लगभग 64 लाख भी कह सकते हो। तो ये संविधान बनाने का खर्चा। अब बस मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा बेटा, क्या संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ और संविधान बन के तैयार 26 नवंबर को। लेकिन कई बार एग्जाम आपसे ये पूछ लेगा क्या संविधान बन के तैयार हुआ उस दिन कितने आर्टिकल लागू किए गए थे। तो आपको ये भी पता हो बेटा जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था उस दिन संविधान के कितने आर्टिकल लागू हुए, और बाकी सारा संविधान बाद में लागू हुआ। अब उसी चीज को पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने। तो बात करें बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम काम करते हैं, शुरुआत में कितने जो आर्टिकल थे बेटा वो लागू किए गए थे उस चीज को देख लेते हैं। तो देखें, तो आपको बता दूं बेटा 26 नवंबर के दिन आपके 15 आर्टिकल
संविधान के जो 15 आर्टिकल थे वो इसी दिन लागू कर दिए थे। तो हम पढ़ते हैं बेटा वो इसी दिन इंप्लीमेंट कर दिए थे, शाबाश। और ये 15 आर्टिकल लागू किए। बेटा ये 15 ही क्यों किए? क्योंकि उस समय जब संविधान बना तो एक पलायन चल रहा था भारत पाकिस्तान के लोगों का, और बेटा नागरिकता डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो नागरिकता डिसाइड करने के लिए ये नागरिकता संबंधित कुछ आर्टिकल थे वो लागू कर दिए गए। तो फाइनली 15 आर्टिकल तो संविधान बन के तैयार हुआ तब लागू हुआ, और पूरा संविधान बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये 15 आर्टिकल कौन से थे? तो हम पढ़ते हैं बेटा इसमें 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद था बेटा 60, 324, 366, 367, उसके बाद पढ़ते हैं बेटा 379, तो हम पढ़ते हैं बेटा 378, 379, सॉरी 379, 380, 388, गिन लेते हैं एक बार कितने हो गए, 391, 392 और 393। तो बेटा ये वो 15 आर्टिकल थे जो संविधान बन के तैयार हुआ उसी दिन लागू हुए थे। तो गिन लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बेटा ये 15 आर्टिकल हो गए। तो ये वो 15 आर्टिकल थे जब संविधान बन के तैयार हुआ तो फाइनली हमारे संविधान के दिन इस दिन को लागू कर दिया। बाकी जो पूरा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें तो बेटा हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं, आपका संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछा जाता है। तो बेटा आपसे पूछा जाता है आपका संवैधानिक सलाहकार। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसको बनाया। तो बेटा ये वन लीनियर क्वेश्चन याद रखना, बेनेगल नरसिंह राव को। तो बेटा BN राव को संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर क्यों बनाया? क्योंकि बेटा इन्होंने 60 से ज्यादा देश यानी मोर देन 60 कंट्री, तो 60 से ज्यादा जो देश हैं इनका संविधान पढ़ रखा था। तो बेटा इन्होंने 60 से ज्यादा देशों के संविधान को रीड कर रखा था, पढ़ रखा था, इसीलिए हमने समझा कि ये संवैधानिक सलाहकार ठीक रहेंगे। बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। शाबाश बेटा पंकज, आपने आर्टिकल डिसाइड किए। तो देखें इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो बेटा हम इसमें ये भी पढ़ते हैं क्या फाइनली संविधान की, तो बेटा हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे, हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे बेटा क्या फाइनली संविधान की लास्ट बैठक कब हुई। तो आपसे पूछा जाता बेटा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की लास्ट बैठक। तो जिक्र कर लें बेटा संविधान सभा की लास्ट बैठक, शाबाश आपको पता होनी चाहिए। तो संविधान लागू करने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी। हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने बेटा। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई। अब बेटा इस लास्ट बैठक में काम क्या हुआ? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आपको याद रखना है इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम पढ़ते हैं बेटा, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज संविधान का राष्ट्रपति, तो बात करें इस देश का जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत कर दिया गया। तो हम पढ़ते हैं इनको देश का जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा देश के राष्ट्रपति के तौर पे मनोनीत हुए थे, आपको याद रखना है। और लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें तो बेटा हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना 3 जून 1947 के दिन, 3 जून 1947 को बेटा भारत में 2 योजनाएं आई थी, भारत में 2 प्लान आए थे। आपको दोनों प्लान याद रखने हैं और बेटा ये चीजें रेयर किताबों में मिलेंगी तो देख लें। इस दिन एक प्लान आया था बेटा, उस प्लान का नाम था माउंट बेटन योजना। तो आपने ये चीज तो 8वीं क्लास के टीचर इसके मुंह से सुनी होगी, माउंट बेटन योजना। तो 3 जून 1947 को बेटा 2 योजनाएं आई थी आपके देश में, एक का नाम था माउंट बेटन योजना, आपको याद रखनी है। तो बेटा इस योजना ने क्या किया, आपने बड़े रट्टे मार रखे हैं क्या जी, माउंट बेटन योजना ने इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग देश बना दिया। तो बेटा आपके देश को विभाजन किस योजना के तहत किया? तो निशा बेटा सही लिखा आपने, क्या आपके देश का जो विभाजन है
वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। अब बेटा आपको एक चीज देखनी है, क्या देश का विभाजन तो माउंटबेटन योजना ने कर दिया, लेकिन इसके साथ एक योजना और आई थी, और वो आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम कई बार पूछ लेता है, डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड योजना। तो बेटा इसके साथ एक योजना और आई, डिकी बर्ड प्लान। सही लिखा बेटा आपने, ये डिकी बर्ड योजना। अगर जिक्र कर ले बेटा डिकी बर्ड योजना का, तो आप एक चीज सोचो, एक बार दिमाग पे जोर डालना आपको। देखें तो बेटा आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आप लोगों को, आप 3 डेट देखो, एक है 1946, एक है 1947, एक है 1949। देखो तीनों में इंपॉर्टेंट काम हुए थे, तो बोर्ड पे ध्यान दें एक बार बेटा। 1946 में संविधान बनाने बैठे, 1947 में देश के टुकड़े हुए, 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ। तो आप एक चीज देखो, संविधान यहां तैयार हुआ, बैठे यहां, टुकड़े यहां हुए। तो बेटा संविधान बनाने के लिए जब बैठे थे, तो भारत पाकिस्तान मिक्स बैठा था, लेकिन बीच में पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, अलग चला गया, और फाइनली हमारे भारत का बन गया। तो इसका मतलब बेटा माउंटबेटन योजना ने 2 देश अलग अलग कर लिए। तो जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो इन्होंने कहा हमारी संविधान सभा भी अलग करो, पहले एक जगह बैठ के संविधान बनता था, अब अलग बनेगा। तो बेटा इस डिकी बर्ड योजना ने क्या किया था, जिस पार्ट को आप मेरे पास पढ़ रहे हो पिछली 2 क्लासों से, तो बात करें बेटा, इस संविधान सभा को अलग कर दिया, इस संविधान सभा को सेपरेट कर दिया। और इस संविधान सभा में क्या कर दिया बेटा, इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक तो इंडिया में चले गई और एक पाकिस्तान में चली गई। अब जिक्र करें तो बेटा इंडिया में इसके 299 कैंडिडेट और पाकिस्तान में इसके 90 कैंडिडेट, और टोटल इसमें कितने थे, 389। तो आपने पढ़ा था बेटा संविधान सभा में टोटल कैंडिडेट 389 थे, जो भारत पाकिस्तान का मिक्स था। तो बेटा इंडिया 299, पाकिस्तान 90 सदस्य गए। तो आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य हैं, 299। पाकिस्तान जाने वाले सदस्यों की संख्या 90 है, इस बात को आप याद रखोगे। तो बेटा ये हो गया आपका डिकी बर्ड प्लान। अब इसको आगे कंटिन्यू करें, तो यहाँ पे समझना मेरी बात को, बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने, शाबाश। तो देखें, बात करें बेटा यहाँ पे, अब इंडिया 299 बचे। अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाता कई बार, ये 299 ने संविधान बनाया, आगे तो काम भाई इन्होंने किया, वो 90 तो अपने पाकिस्तान चले गए, तो इन्होंने गारंटी मांग ली, भाई आगे चल के ये बच्चे हमारा नाम याद रखेंगे, तो हमें गारंटी दो इस चीज की, क्या हमने ही मिलकर संविधान बनाया। तो बेटा इनको गारंटी देने के लिए संविधान की मूल कॉपी आई थी, संविधान का पहला पेज आया। तो हम पढ़ते हैं, इनको गारंटी देने के लिए 31 अक्टूबर 1947 के दिन बेटा संविधान का मूल पेज आया, यानी संविधान की मूल प्रतिलिपि आई। तो हम पढ़ते हैं, इस दिन संविधान की मूल प्रतिलिपि आती है। और बेटा जब ये मूल प्रतिलिपि आई संविधान की, तो इस मूल प्रतिलिपि वाले दिन यानी 31 अक्टूबर 1947 को जब ये मूल प्रतिलिपि आई, तो बुलाया गया इन 299 कैंडिडेट को, जो आगे चल के संविधान बनाएंगे, ये सिग्नेचर करेंगे इस पे, ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखेगी इन 299 ने मिलकर बनाया है। तो देखो बेटा, जब इनको बुलाया तो ये सारे एक दिन नहीं आए, और इस मूल प्रतिलिपि पर इस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। तो बेटा संविधान की मूल प्रतिलिपि पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। तो आपको याद रखना बेटा, क्या संविधान की मूल प्रतिलिपि पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं, 15 उस दिन अब्सेंट रह गए थे, तो 284 लोगों ने संविधान की मूल प्रतिलिपि पर 31 अक्टूबर, सही लिखा बेटा आपने, 1947 में हस्ताक्षर किया था। अंजलि स्वामी, हाँ बेटा आपने भी बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। इसके बाद बेटा आपको ये याद रखना है, क्या देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक डेटा और भी याद रख लो, क्या ये जो 299 भारत की संविधान सभा में थे, बेटा इन 299 में आप मुझे जल्दी से टाइप करके ये बता दो, क्या इनमें मनोनीत कितने थे और इनमें निर्वाचित कितने थे। तो शाबाश, बताएं जल्दी से, आप मेरे को बताएंगे बेटा, क्या 299 में से इनमें निर्वाचित कितने थे और इनमें मनोनीत कितने थे। यानी भारतीय संविधान सभा जो 299 सदस्यों की आपने बताई है बेटा, इसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या और निर्वाचित सदस्यों की संख्या आप लोगों को याद रखनी है। तो ये बात ध्यान रहे बेटा, आपको इन सदस्यों की संख्या भी यहाँ पर याद रखनी है। तो हम पढ़ते हैं, संविधान सभा की लास्ट बैठक पढ़ ली, और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया, और फाइनली संविधान की मूल प्रतिलिपि पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अमीषा कुमारी, शाबाश बेटा, सही लिखा आपने। तो आपने लिखा है बिल्कुल सही बताया बेटा आपने भी राव साहब, क्या कर सकते हैं इसमें।
यहाँ पे फैक्ट थे तो शायद आप बता भी देते। तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, टेंशन ना लो। देखते हैं ये भी क्या होता आगे, सरकार क्या करती है इसके लिए, क्या एक्शन लेती है। जिक्र करें तो बेटा मनोनीत, मनोनीत की आपने सही लिखा 70, और बेटा निर्वाचित कितने थे 229। शाबाश बेटा। तो निर्वाचित 229 और मनोनीत कितने हैं 70। तो बेटा ये कंप्लीट कर दी मैंने आप लोगों की संविधान सभा करके। तो आपको याद रखना है संविधान सभा। तो बेटा इस संविधान सभा का जिक्र कर लें तो संविधान सभा को हमने 2 पार्ट में पढ़ लिया। एक पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था और इसका एक पार्ट हमने आज पढ़ लिया है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने संविधान सभा को कंप्लीट कर लिया है। अब अगली कोई भी क्लास आएगी वो हम एक हिस्ट्री की क्लास उठाएंगे और उसमें बेटा हिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है, या आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो बात करें बेटा आज की जो क्लास है मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ। तो आप सबको ऑल दी बेस्ट है। ऐसे ही बेटा पढ़ते रहो, ऐसे ही आंसर करते रहो और कंटिन्यू क्लास में बने रहो। अगर कंटिन्यू पढ़ोगे तो बहुत जल्दी बेटा एग्जाम भी क्लियर कर जाओगे। तो आज की क्लास खत्म करते हैं। रुखसत होते हैं आपसे, तो हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और साथ के साथ पढ़ते रहें। 296। अरे बेटा अंजलि कहाँ से आंसर कर रहे हो आप? मैंने भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित पूछे हैं, आपने टोटल संविधान सभा के बता दिए। बेटा अंजलि थोड़ी सी अपनी आंखें खोलो और फिर से देखो। तो आपने जहाँ से कॉपी पेस्ट किया होगा, मेरे को तो यही लगता है, तभी आपने 296 बता दिया। तो बात करें बेटा 389 में से, टोटल 389 में से 296 आपने सही लिखा, निर्वाचित था। लेकिन बेटा मैंने यहाँ 299 लिखा, अपनी आंखें खोलो और देखें एक बार, 299 लिखा है, यानी भारतीय संविधान सभा लिखा है। और भारतीय संविधान सभा में 229 थे और ये 70 मनोनीत थे। आपने तो वो वाले बता दिए 93 और 296 वाले। तो आप थोड़े से गलत चल रहे हो। एक बार देखें इन सारी चीजों को और लिख लें, अब की बार इसको याद रखें। हाँ बिल्कुल जी, मेडिवल हिस्ट्री की क्लास लेंगे नेक्स्ट, टेंशन ना ले। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सबको, ऐसे ही पढ़ते रहें और बने रहें क्लास में। ओके।